नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा और 5 की बात की शुरुआत आज एक इस वक्त की बड़ी खबर से। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, उनको 3 साल की सजा सुनाई गई है और रामपुर की कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है, लेकिन रामपुर कोर्ट से ही उन्हें अंतरिम बेल भी मिल गई है। आजम खान ने इस मौके पर यह भी कहा है कि मेरा भरोसा खत्म नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद है अभी सभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि आजम खान पर 2019 के 3 मामले थे, हेट स्पीच के मामले थे। चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और वहां के डीएम के खिलाफ कुछ अपशब्द बोले थे, जिसके लिए उन पर मामला चल रहा था और इसी मामले में 2019 के इन 3 मामलों में उन्हें सजा सुनाई गई है। सजा जो सुनाई गई है वो 3 साल से ज्यादा की है। साथ ही रामपुर की अदालत ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ ये मामला है 2019 का। रामपुर की विधानसभा में, मिलक विधानसभा में चुनावी भाषण के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्हें दोषी करार दिया है। और इसके अलावा उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी कुछ टिप्पणी की थी। इसके पहले आजम खान इसी साल मई में 28 महीने जेल में बिताने के बाद बाहर आए हैं। इन पर जो है वो भड़काऊ भाषण का आरोप है और ये आरोप है कि ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे थे। सुनते हैं कि आजम खान ने की जो पहली प्रतिक्रिया है इस सजा के ऐलान के बाद वो क्या है। भाई इस केस के खिलाफ आप मोबाइल तो नीचे कर लो, इतना ऊपर करो कैसे होगा काम? क्योंकि ये मैक्सिमम था। जी मोबाइल नीचे कर दो, मोबाइल नीचे कर ले यार, उसमें मैंडेटरी जी उस बिना पर बेल करो, लेकिन मैं इंसाफ करता हूं। नीचे कर ले। तो हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं। बड़ा झटका है आजम खान के लिए और मामले जो थे वो क्या थे सौरभ? इसके पहले भी आजम खान जेल में रहे हैं, लगभग 2 साल जेल में रहे हैं वो, जिसके बाद वो बाहर आए। अभी उन्हें कोर्ट से ही जमानत मिल गई है। ये जो मामले हैं जिनमें दोषी करार दिए गए, वो मामले कब के हैं, क्या हैं? देखिए नगमा, ये 2019 का मामला है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान सपा और बसपा के संयुक्त प्रत्याशी थे रामपुर से, और चुनाव प्रचार के दौरान मिलक एक विधानसभा है रामपुर में, वहां पर आरोप है कि आजम खान ने नफरत भरा बयान दिया, स्पीच दी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे। उन्होंने जो जिले के कलेक्ट्रेट हैं उनके ऊपर पक्षपातपूर्ण रवैया होने के आरोप लगाते हुए उन पर भद्दी टिप्पणी की थी। उस वक्त जो उन पर मुकदमा दायर हुआ नगमा, वो चुनाव आयोग के आदेश पर दर्ज किया गया था। चुनाव आयोग का कहना है कि उन्होंने उस बयान का वीडियो देखा था और उसका संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। धारा 153A लगाई गई थी, जो कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक उन्माद फैलाने की धारा है। उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। और भी 2 धाराएं थी, वो हल्की धाराएं थीं। इन धाराओं के अंतर्गत ये पूरा मामला चला और आज MP MLA कोर्ट ने आजम खान को नफरत भरे बयान देने का आरोपी जो था उन पर दोष सिद्ध किया और कहा कि आजम खान ने ये नफरत भरे बयान दिए जिससे समाज में माहौल खराब हो सकता था। 3 साल की सजा सुनाई गई और साथ में उन पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया। उन्हें चूंकि सजा 3 साल से कम होती है तो कोर्ट से ही बेल मिल जाती है, इसलिए कोर्ट से तुरंत उनको अंतरिम जमानत मिल गई। लेकिन बड़ा सवाल नगमा अब ये है कि क्या आजम खान की विधायकी बचेगी? क्योंकि जो कानून है उसके मुताबिक अगर कोई विधायक, सांसद है, वो दोषी पाया जाता है और उसको सजा 2 साल से ज्यादा की होती है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट 2 साल के से ज्यादा का होता है, तो उसकी विधायकी, सांसदी तुरंत चली जाती है और साथ में वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको अयोग्य करार दिया जाता है। अगर आजम खान को इससे बचना है तो आजम खान को तुरंत इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस सजा पर स्टे लेना होगा। तो ये एक तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। वैसे इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए आजम खान को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। जैसा हमने भी बयान सुना आजम खान का, तो आजम खान ये कह रहे हैं कि उनका कानून पर विश्वास है और वो इस पूरे मामले के खिलाफ, पूरे आदेश के खिलाफ आगे उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में जाकर के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। तो उनको अगर विधायकी बचानी है तो तुरंत जो सजा मिली है उससे उस पर उन्हें हाई कोर्ट से स्टे लेना होगा, तभी उनकी विधायकी बचेगी।
तो आप तो आप कह रहे हैं कि उनके पास अभी वक्त है, 1 हफ्ते का वक्त है अपील करने के लिए एक तो इस फैसले के खिलाफ, और उनको हायर कोर्ट में जाना होगा इस फैसले पर अगर स्टे लेना है तो, क्योंकि एक सवाल अभी बना हुआ है कि क्या आज़म खान की जो सदस्यता है, विधायकी है, वो रद्द होगी या नहीं। धन्यवाद आपका सौरभ। तो आज़म खान को 25,000 रुपये का जुर्माना भी देना है और जो सज़ा उन्हें मिली है वो 3 साल की सज़ा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनुभव चक जो नेता हैं बीजेपी के, रोहित जाखड़ प्रवक्ता आरएलडी के, और हेमंत अत्री हैं वरिष्ठ पत्रकार। रोहित जाखड़, आज़म खान ने अपशब्द कहे थे, आज़म खान का जो भाषण था वो भड़काऊ था, इसलिए आज़म खान को सज़ा मिली, और ये सज़ा एक मिसाल बन सकती है उन तमाम लोगों के लिए जो कि भड़काऊ बयान देते हैं या हेट स्पीच में से जुड़े हुए हैं। नगमा जी, सादर प्रणाम जी। देखिए, न्यायालय ने जो आदेश दिया है इसका अवलोकन किया जाएगा, लेकिन जो लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी पीछे एक वर्डिक्ट दिया था हेट स्पीच के बारे में, उन्होंने कहा था कि पुलिस इसमें स्वयं मोटो ले, और 81% जो भारतीय सत्तासीन दल से जुड़े हुए लोग हैं वो हेट स्पीच में जुड़े रहे। मैं किसी भी, आपको अपनी भाषा शैली पे संयम रखना चाहिए, सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, और समाज में सही शब्दों की ही जगह है। अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल कोई भी धर्म, जाति या संप्रदाय का व्यक्ति करेगा, कानूनन वो गलत है, और कानून सबके लिए एक है। जी, तो अब अनुभव चक, ये एक मिसाल है, अच्छी बात है कि सज़ा हुई। आज़म खान ने ऐसे अपशब्द बोले थे और भड़काऊ भाषण दिए थे, हेट स्पीच का आरोप था उनके ऊपर, सज़ा होती है, और इसलिए अब सवाल है कि वो तमाम लोग जो हेट स्पीच के आरोपी हैं उन पर भी जल्द ही कार्रवाई होगी। ये देखिए, सबसे पहले तो जो न्यायालय का निर्णय आया स्वागत योग्य है। चुनाव में किसी भी व्यक्ति को हेट स्पीच या शब्दों का मर्यादित ढंग से प्रयोग करना चाहिए, ऐसी उसकी भावना होनी चाहिए, और उसको इसको निश्चित ही ध्यान रखना चाहिए। आजम खान जी ने जो करा उसको चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, और उसी के आधार पर आज जो है न्यायालय ने उनको फैसला सुनाया, 3 साल की सजा उनको सुनाई है। ये आगे आने वाले समय में नजीर बने, तो सभी दल इसका ध्यान रखे, ऐसा प्रयास करना। जी जी, तो क्या ये नज़ीर बन पाएगी, इसलिए सवाल उठेंगे कि याद होगा कि 9 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में ही हेट स्पीच मामले में कार्रवाई हुई थी। प्रवेश वर्मा आयोजकों पर एफआईआर हुई, प्रवेश वर्मा पे नहीं हुई। अनुराग ठाकुर, ये जनवरी 2020 की मामला है। पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा कि खास समुदाय पर निशाना नहीं है, इसलिए संज्ञेय अपराध इसे नहीं माना गया। ये पुराने मामले हैं, ये तमाम नेता जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हैं। यति नरसिंहानंद, हिंदू महापंचायत, 2022 अप्रैल का मामला है। आयोजकों पर 3 एफआईआर हुई, लेकिन यति नरसिंहानंद जमानत पे बाहर हैं। तो अब उम्मीद करेंगे लोग अनुभव चक के इन ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई हो। जो एग्जाम्पल है ये हमारे और आपके हिसाब से तय होने वाले नहीं। चुनाव आयोग नहीं, मेरे हिसाब से तय नहीं होंगे। जो आपने कहा कि नजीर बनेगी, तो शायद नजीर बनेगी, तो बहुत लंबी लिस्ट है हेट स्पीच बोलने वाले नेताओं। नगमा जी, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम तो बोल रहे ना कि आप भी इस चीज को मानती हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। चुनाव के दौरान जो स्पीच दी गई उसको उसने स्वतः संज्ञान लिया, और उसी स्वतः संज्ञान जो उन्होंने लिया तो उसी के आधार पर आज कोर्ट ने फैसला लिया, उसका स्वागत। और आगे ऐसे निर्णय आते रहे, और सबसे बड़ी बात ठीक है, ऐसे वक्तव्य देने से लोगों को बचना चाहिए। ठीक है, तो क्या अब ये लोगों को, आपको लगता है हेमंत अत्री, कि एक लेसन है, एक सबक है, और लोग ऐसे भड़काऊ भाषण देने से बचेंगे? नेता लोग क्या भड़काऊ भाषण देने से नेता बचेंगे? क्योंकि ये सवाल उठेंगे कि क्या ये दोहरे मापदंड है, बल्कि उठ रहे हैं। संगीत सोम को देख लीजिए, मुजफ्फरपुर का मामला, मुजफ्फरपुर दंगे का, जिसमें कि कार्रवाई जो हुई भड़काऊ वीडियो पर एसआईटी की क्लीन चिट मिल जाती है। बहुत सारी ऐसे मामले हैं पुराने जहां पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब ये जरूर लोग सोचेंगे कि ये तो दोहरा मापदंड है, कार्रवाई यहाँ पे आजम खान पे हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या ये मिसाल बनेगा? क्या इससे लोग सबक लेंगे? देखिए नगमा जी, इस पूरी स्टोरी के 2 पहलू हैं। एक पहलू वो है जो हमें दिखाई दे रहा है, और वो स्वागत योग्य है कि इस तरह की चीज जो भी करे, सभ्यता के दायरे से बाहर जाके या सांप्रदायिकता के दायरे से बाहर जाकर के, उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। इसमें किसी को कोई शक नहीं हो सकता है।
लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिसको आप बात कर रही है, जिसको सारे अवॉइड कर रहे हैं, खासतौर पे हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, एक बात समझनी होगी कि जो सिलेक्टिव इस तरह की चीजें हैं ना, आपने जो नाम लिए उसके अलावा यतीश नरसिंहानंद के अलावा यशपाल मलिक, राजकुमार सैनी और असदुद्दीन ओवैसी, ये ऐसे, ये जो आपके I&B मिनिस्टर है साहिब सिंह वर्मा है, दिल्ली पुलिस उसकी कॉग्निजेंस तक भी नहीं ले रही है। और यहां आप बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था, इलेक्शन कमीशन ने जो बाकी सारी जो बीजेपी के लोग प्रवक्ता जो बात करते हैं, जो नेता बात करते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन को वो दिखाई नहीं देता क्या? इसमें एक बात समझनी पड़ेगी, जो पुलिस तंत्र है हमारा और जो न्याय तंत्र है, जो इन्होंने किया है आजम खान ने, उनको निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए थी, मिली है, अच्छी बात है और ये नजीर बननी चाहिए। लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक बातें जो एक सांप्रदायिक वैमनस्य के हिसाब से, जो साहिब सिंह वर्मा ने कही, जो कपिल मिश्रा ने कही, पुलिस वहीं खड़ी थी, और जो देश के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं वो गोली मारो जूते मारो कह रहे थे। तो कल्पना की बात हो सकती है कि हम ये देश को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, न्यायपालिका क्या कर रही है। इस केस में तो 3 साल की सजा हो गई 3 साल के अंदर, 2019 का भाषण हुई। लेकिन ऐसे तमाम, असदुद्दीन ओवैसी क्या पॉलिटिक्स करते हैं, आजम खान भी वही पॉलिटिक्स करते हैं। मैं ये कहता हूं कि क्या न्यायपालिका को, जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा था कि अभी तक साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ, जो परवेश वर्मा के खिलाफ केस दर्ज हो गया क्या, अनुराग ठाकुर के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया क्या? सवाल ये है कि इस तरह की चीजों में एक समानांतर नीति नहीं चल सकती। कानून एक है, संविधान एक है, सबके ऊपर लागू है। और जिस तरीके से भाजपा ने ये एक राग पकड़ लिया है जो अपीजमेंट का, खासतौर पर हिंदुओं के प्रति एक जो वो है, ये कभी ना देखा गया और ना देखा जाना चाहिए एक सभ्य समाज के अंदर। और बीजेपी की ये यूएसपी बन गई आज। और असदुद्दीन ओवैसी किसी भी चुनाव में आप चले जाइए, वो इसी तरह की बातें करते हैं, उनके खिलाफ तो कोई केस दर्ज नहीं हुआ। तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी उन्हें बचा रही है? असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो बीजेपी के पूरक हो चुके हैं। बेसिकली ये पॉलिटिक्स ही अपीजमेंट की है। जहां पोलराइजेशन ना हो वहां जाकर वो कोई भी लूज टॉक या कोई भी लूज सेंटेंस बोलेंगे और बीजेपी का पर्पस सर्व हो गया। यही चीज जुडिशरी को समझनी पड़ेगी, पुलिस फोर्स। आप ये बताइए मुझे, कपिल मिश्रा दिल्ली दंगों के दौरान डीसीपी खड़े थे वहां पर और दिल्ली पुलिस को धमकी दे रहे थे, आज तक पर्चा दर्ज हो गया क्या? अनुराग ठाकुर को उस भाषण के बाद प्रमोशन मिला और शायद उसी के कारण शायद परवेश वर्मा की इतनी हिम्मत हुई कि वो ये सब बोल रहे थे 4 दिन पहले। हेमंत दत्तरी, आपने बहुत सारे मिसाल दिए। अनुभव चक, आपका जवाब क्या? आप इसके बाद आपने बातें सुनी, बहुत सारी मिसाल दिए वरिष्ठ पत्रकार हेमंत दत्तरी ने, आप इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि वो तमाम नाम जिसका उन्होंने भी जिक्र किया, ये बिल्कुल साफ तौर पे दोहरा मापदंड दिख रहा है? नहीं, देखिए, फिर वही बात मैं कहूंगा, दोहरा मापदंड देखने वाले के नजरिए में हो सकता है। मैं ये मानता हूँ इस देश में रहने वाले तमाम लोग मानते हैं, चाहे चुनाव आयोग हो चाहे न्यायालय हो, वो सभी एक स्वतंत्र संस्थाएं, आंख बंद करके नहीं बैठे। उनके सामने भी वीडियो गए, उन्होंने भी जो उनको कहना तक कहा, लेकिन उनको साक्ष्य नहीं मिले, उनको कोई इसमें कमी दिखाई दी, तभी उन पर कार्रवाई नहीं करी गई। साक्ष्य कई बार नहीं, जैसे कि नहीं, अभी ये बात कही गई कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है, यही बात कांग्रेस पार्टी कहती है, तमाम सपा और जो अन्य भाजपा विरोधी दल वो सभी ये बातें कहते हैं। अब अगर ऐसा ही होता तो असदुद्दीन ओवैसी जो तेलंगाना में है वो भाजपा के साथ आके सरकार ना बना लेते। असदुद्दीन ओवैसी से हटके और भी लोगों का नाम आया, प्रवेश वर्मा का नाम आया, अनुराग ठाकुर का नाम आया, तो वीडियो एविडेंस है लेकिन साक्ष्य नहीं मिलने, या यति नरसिंहानंद हैं, रोहित जाखड़, आप क्या कहेंगे इसके पर? नगमा जी, ये जो दोहरे मापदंड भारतीय जनता पार्टी लगातार निभाती आई है, जबकि 81% लोग इन्हीं के लोग हैं जो प्रोवोकेटिव भाषण देते हैं, हेट स्पीच देते हैं। उसकी प्रतिक्रिया में जो 19% देते हैं वो भी गलत है। लेकिन आप ये देखिए कि रघुराज सिंह तत्कालीन भाजपा सरकार में भी मिनिस्टर थे 2020 में, वो कहते हैं कि अगर विरोध प्रदर्शन होंगे तो प्रदर्शन करने वालों को हम जिंदा दफना देंगे। उनके खिलाफ क्या कौन सा सुएमोटो लिया इन्होंने? दिलीप घोष बंगाल में क्या कहते हैं, आप उनका स्टेटमेंट देखेंगे, खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को कुत्तों की तरह मारा जाएगा। सोमशेखर रेड्डी जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, वो कहते हैं कि 80% बहुसंख्यक समाज है, अगर आप लोग विरोध करोगे तो हम उस बहुसंख्यक समाज, आपको देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। और सीटी रवि, ये कर्नाटक के मिनिस्टर है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर बहुसंख्यक समाज ने आपका खोया तो गोधरा का दोबारा कांड हो सकता है।
तो ये समस्त नेतागण किसी भी पार्टी के हों, अगर वो हेट स्पीच कर रहे हैं तो नगमा जी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्रिया की प्रतिक्रिया बंद होनी चाहिए, कि समाज में जहर घोलने का कार्य बंद होना चाहिए। विकास और मूल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। बात उस राष्ट्र की होनी चाहिए जिस राष्ट्र में बिल्किस बानो जैसी महिला के रेपिस्टों को छोड़ा जाता है और उस पे देश का सरकार सत्तासीन प्रधानमंत्री कोई टिप्पणी नहीं करते, और उनके जो दोषी हैं उनको छोड़ने के लिए कहा जाता है इनका चरित्र अच्छा था, जबकि वो लोग जब पैरोल पे थे तो उनके खिलाफ मोलेस्टेशन के केस दर्ज होते हैं। तो उस पे अनुभव जी क्या कहना चाहते हैं, आप इनसे पूछिए। ये एक पक्षीय कार्रवाई नहीं, ये बहुपक्षीय कार्रवाई होनी चाहिए और सबके लिए समान कानून होना चाहिए देश में। सबके लिए समान कानून नहीं, सबके ऐसा लग रहा है कि सबके लिए समान कानून नहीं है और ये एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। अनुभव चक, देखिए बात करते करते नजीर भी वही गिना रहे कि भाजपा के नेताओं ने क्या कहा क्या नहीं करा। जिस पार्टी के साथ अभी अलायंस में थे उनका रिकॉर्ड पता करके देखे और आपको ये जान के हैरत होगी कि जिस पार्टी के साथ आप अलायंस में है उसमें जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दस्यु माफिया हुआ था निर्भय, उसने कहा था मुलायम सिंह हमारे बड़े भाई हैं। जिस पार्टी के नेता खुलेआम तुष्टीकरण करते रहे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते रहे, उसमें आज आप उसके साथ अलायंस बन के और आप बात कर रहे हैं। अनुभव चक, आप हेट स्पीच पर रहेंगे तो बेहतर होगा। अनुभव चक, हेट स्पीच के मामले पर अगर आप रहेंगे, प्रवेश शर्मा, संगीत सोम, इन तमाम लोगों के आपने कहा कि साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आपको सबका नाम गिनाना चाहिए, आप कहने से बचते क्यों हैं? आपको ये देखना चाहिए कि कैसे किस तरीके से आपके साथ की पार्टियों ने और यहाँ तक कि आपके पार्टी के नेताओं ने भी किस तरीके की बातें करी है। मैं ये नहीं कह रहा किसी को बचाना चाहिए, शीर्ष नेता हमारी पार्टी के मुखिया के कहते हैं इनसे अच्छा नेता कोई नहीं है। आप खोल कर बात करिए, आप बंद करके बात करिए। जो आप टारगेट बनाने का काम करते हैं उससे बचने का काम करना चाहिए। आप एक एक करके बात करेंगे तो समझ में आएगा। अनुभव चक, आपने एक बात कही, इनका जवाब सुन लीजिए रोहित जाखड़ का। जनता ने आपका हक ये कर रखा है कि जहां पर आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार कभी माने जाते थे, आज उसी जाटलैंड में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सिलेक्टिव अनुभव चक, आप कहां की बात कहां ले जा रहे हैं? जाटलैंड में कोई पूछे या नहीं पूछे, मैं आपसे हेट स्पीच की बात पूछ रही हूँ। जो भी इस तरह के अपशब्द बोलता है सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसी मुद्दे पर होना चाहिए। आप लगातार वो उदाहरण गिना रहे हैं और उन उदाहरणों से को कहने से उदाहरण गिनाए जाएंगे इसलिए क्योंकि आपकी सरकार है। जब दूसरे लोगों पर कार्रवाई होती है तो आप एक मिनट रुक जाइए, एक एक करके बात कीजिएगा, एक एक करके बात कीजिए। अनुभव चक, रोहित जाखड़ प्लीज, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है इसलिए क्योंकि कार्रवाई अगर आजम खान पे होती है बहुत अच्छी बात है, पर सवाल तो पूछे जाएंगे कि अगर आपकी पार्टी से जुड़े इतने तमाम नेताओं के नाम है जिनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले हैं, वीडियो एविडेंस है, तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। ये सवाल पूछने में गलत क्या है? हेमंत तत्वी, देखिए जो नगमा जी आपने जो बात कही ना दोहरे मानदंडों की, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जो उदाहरण है सवाल इनसे ये पूछ रहे हैं तो ये बात जाटलैंड की कर रहे हैं या ये बात राम भक्तों के अपमान कर रहे हैं? बात हेट स्पीच की है, सांप्रदायिकता पर कार्य की। जी हेमंत तत्वी, इस देश की त्रासदी नगमा जी ये है कि यहाँ पर मुद्दे पर बात कभी होने ही नहीं देंगे यहाँ के सियासी दल, क्योंकि ये उनको सूट करता है। जैसे ही मुद्दे पे बात होगी तो सारे के सारे दे विल बी कॉट इन ए टॉक। मुझे ये बताइए, जो ये सब कुछ हुआ ये तो निंदनीय है ही, जो भी हेट स्पीच करते हैं। जो बिल्किस बानो केस के अंदर किसी भी दुनिया के किसी देश के सभ्य समाज के अंदर क्या उस तरह की चीज कोई राज्य और केंद्र सरकार कर सकती है क्या? इससे शर्मनाक 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पे जिस समय भाषण दे रहे थे उसी टाइम पर वो लोग छोड़े जा रहे थे, और ये बात कभी भी सामने नहीं आती। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो सारे कागजात ना मंगाए जाते, केंद्रीय गृह मंत्रालय उनकी अनुमति दे रहा है, और जब वो पैरोल पे थे या फरलो पे थे उस दौरान उनका जो आचार व्यवहार था और उनको जिस तरीके से बीजेपी के लोग, आम आदमी पार्टी तो खैर उससे किनारा ही कर गई है, शर्म आनी चाहिए उनको, और बीजेपी के भी जो लोग हैं दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई इट, दे आर ट्राइंग टू गिव देम कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। इससे निंदनीय। देखिए दोहरे मानदंड का क्या है, अगर मैं गलती करूं मुझे टांग दीजिए, अगर कोई और गलती करता है उसमें भी वही कार्रवाई होगी। अगर एक ही तरह के आरोप हैं और एक ही अगर गुनाह है तो सजा भी बराबर होनी चाहिए, और इसलिए अब ये सवाल जो है वो उठते हैं कि आजम खान पे कार्रवाई जो है वो सही है, पर सवाल जरूर उठेंगे कि दूसरे मामलों में, हेट स्पीच के जो दूसरे मामले हैं उनमें कार्रवाई कब होगी। बहुत धन्यवाद आप लोगों का शामिल होने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में, और इसी सवाल के साथ इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम।
ब्रेक के बाद एक दूसरे मामले में दिल्ली में आप और बीजेपी है आमने सामने। कूड़े के पहाड़ पर बीजेपी और आप की लड़ाई। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की आहट के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक और मुद्दे पर घमासान छिड़ा है। गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। इस बीच यमुना की तस्वीरें भी सामने आई हैं और यमुना में झाग भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। यमुना के घाटों पर 30 और 31 अक्टूबर को लाखों लोग छठ पूजा करेंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन सभी घाटों पर पूजा की अनुमति दी है जिन्हें स्वीकृति मिली है। पहले भी झाग के बीच जो छठ के पूजा करने वाले लोग होते हैं उनकी तस्वीरों ने दिल्ली की खूब किरकिरी कराई है। दिल्ली की ये जो कूड़े का पहाड़ है दिल्ली में, उसके ऊपर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं और इसे लेकर केजरीवाल और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कह रहे हैं केजरीवाल का बीजेपी पर वार क्या है। केजरीवाल का कहना है कि पिछले 15 साल में बीजेपी ने पूरी दिल्ली में कूड़ा कर दिया है। आज इनका गाजीपुर वाला कूड़े का पहाड़ देखकर आया हूं। मेरी बीजेपी के समर्थकों से अपील है, थोड़ा सोचो। बीजेपी ने दिल्ली को गंदगी और कूड़े के पहाड़ के सिवाय क्या दिया? एक बार अपनी पार्टी भूलकर देश के लिए वोट दो। इस बार नगर निगम चुनाव में दिल्ली की साफ सफाई के लिए वोट देना है। हमें मिलकर दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। और इसका जवाब बीजेपी ने भी दिया है। बीजेपी ने पलटवार किया है यमुना को लेकर और कहा कि केजरीवाल ने यमुना को नाला बना दिया है। केजरीवाल कहते रहे कि पवित्र यमुना में डुबकी लगाऊंगा, कैसे यहां पर छठ पर्व मनाया जाएगा? अरविंद केजरीवाल से हाथ जोड़कर प्रार्थना, छठ पर्व पर कालिंदी कुंज घाट पर डुबकी लगाकर दिखाएं। कूड़ा कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें पता था यमुना का सच खुलेगा, इसलिए मुद्दे को भटकाने के लिए लैंडफिल साइट पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के मुखिया के लिए, अरविंद केजरीवाल गैंग के लिए प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रदूषण मुद्दा होता तो निश्चित रूप से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल ये लोग जमुना जी के किनारे होते, अगर ये प्रदूषण को मुद्दा समझते हैं तो। और वो भी तब जब महापर्व छठ सामने है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर ये मेरी प्रार्थना है कि वो परसों देश में छठ का पर्व मनाया जाएगा, आस्था का पर्व है। मैं चाहता हूं अरविंद केजरीवाल अपना आज 2 दिन के बाद में ये वायदे को पूरा करे और अपने सपरिवार एक बार यमुना के कालिंदी कुंज के घाट पर जाकर सपरिवार डुबकी लगा दे। और सपरिवार नहीं जाना तो खुद जाकर डुबकी लगा दे। एक झूठ बार बार नहीं चल सकता। कूड़ा कोई मुद्दा नहीं है। आज जब उनको पता था कि 2 दिन के बाद में छठ का पर्व है और वापस में यमुना की हकीकत वो देश की जनता देख लेगी, तो उन्होंने उस मुद्दे को डाइवर्ट किया और वो लैंडफिल साइट पर पहुंच गए। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े को लेकर सियासत काफी तेज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे और बीजेपी ने उन पर हमले किए। उनके दौरे से पहले आज सुबह से बीजेपी और आप कार्यकर्ता दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पे प्रदर्शन करते दिखाई दिए। काले झंडों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां पे प्रदर्शन किया। मौके पे आप के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे। बाद में केजरीवाल ने वहां का दौरा किया और कहा कि 15 सालों से एमसीडी में बैठी बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कहा कि ये कूड़े का नहीं, भ्रष्टाचार का पहाड़ है। केजरीवाल 15 साल से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने।
दिल्ली के लोगों ने इनको एक ही काम दिया था, दिल्ली की सफाई का, और इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने कि दिल्ली के अंदर जीना मुश्किल हो गया। और इनको खुद शर्म आ रही है, अपने काम पे इनको खुद शर्म आ रही है। ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया। मुख्यमंत्री को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली की जनता को ये बताइए कि पिछले 7 साल में आप कितनी बार गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पे गए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर करिए? पिछले 3 साल में मैं वहाँ पर 8 बार जा चुका हूँ। मैंने आपको 2020 में ये लेटर भी लिखी थी कि आओ मिलके चलते हैं, राजनीति से ऊपर उठ के इस कूड़े के पहाड़ को नीचे करते हैं और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर करते हैं। कोई जवाब नहीं, किसी तरीके की कोई मदद नहीं। लेकिन आज जब वो पहाड़ 40 से 50 फीट नीचे आ चुका है, एलजी साहब के एफर्ट से और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो आप वहाँ पर जाके राजनीति करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि आपकी तरफ से क्या कभी कोई एफर्ट हुआ है? क्योंकि आज एमसीडी के चुनाव सर पे हैं, तो आप वहाँ पर इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री तो सच बोल नहीं पाएंगे। आप अपनी आंखों से आप वहाँ पर जाइए और देखिए कि किस तरीके से हमारे एफर्ट से, एमसीडी के एफर्ट से, एलजी साहब के एफर्ट से, प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से वो पहाड़ नीचे आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंच गए हैं। ये देखिए, साथ में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आ रहे हैं और ये एक तरह से आम आदमी पार्टी के एमसीडी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी है। और यहीं से ये अगर प्रचार अभियान की शुरुआत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि इस बार आम आदमी पार्टी ये जो एमसीडी चुनाव है ये कूड़े के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि कूड़े के इर्द गिर्द ये चुनाव जो है वो रहेगा। ये देखिए, ये गाजीपुर लैंडफिल साइट है। एक बार जरा कैमरा घुमाएं तो देखेंगे आप कि ये जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है ये कूड़े का इतना ऊंचा पहाड़ है कि ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट को भी ये टक्कर देता है। और असल में ये बताया जा रहा है कि करीब 230 लाख टन जो है दिल्ली के अंदर 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, गाजीपुर, भलसवा, ओखला। तो इन तीनों में कुल मिलाकर इस समय पर 230 लाख टन जो है कचरा जमा है। और दिल्ली के उपराज्यपाल ये दावा कर रहे हैं कि जब से वो आए हैं, जब से वो उपराज्यपाल बने हैं, तब से हर महीने लगभग 6.5 लाख टन जो कूड़ा है उसका निस्तारण जो है वो हो रहा है। जबकि उनके आने से पहले उनका दावा है कि लगभग 1,41,000 टन कूड़े का निस्तारण जो है प्रति महीने, हर महीने हो रहा था। तो अब आम आदमी पार्टी जो है वो कूड़े के मुद्दे पर, ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, कूड़े के पहाड़ हैं, इनके मुद्दे पर ये जो चुनाव है ये लड़ेगी, ये दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस पे नारा भी दिया है, कूड़े के पहाड़ हटाना है, दिल्ली को चमकाना है। कुछ इस तरह के नारे जो हैं आम आदमी पार्टी ने दिए हैं। आम आदमी पार्टी जो है ये जो एमसीडी चुनाव है ये कूड़े के मुद्दे पर, ये जो कूड़े के पहाड़ हैं इनके मुद्दे पर ही लड़ने वाली है। गाजीपुर, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुदेश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और एक ब्रेक के बाद जीएम सरसों को मंजूरी देने पर भड़का आरएसएस का भारतीय किसान संघ। पर्यावरण मंत्रालय की रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी जीईएसी ने एक अहम फैसले में स्वदेशी रूप से विकसित जेनेटिकली इंजीनियर्ड सरसों यानी कि जीएम सरसों के बीच उत्पादन और परीक्षण के लिए पर्यावरण रिलीज को मंजूरी दे दी है। 18 अक्टूबर को जीईएसी की बैठक में मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 के पर्यावरण रिलीज और सीड प्रोडक्शन को मंजूरी दी गई। हालांकि अभी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने में 2 से 3 साल लगेंगे।
आरएसएस से जुड़ी भारतीय किसान संघ ने जीएम सरसों को मंजूरी दिए जाने का विरोध किया है और मांग की है कि सरकार जीईएसी की सिफारिश को खारिज करे। भारतीय किसान संघ के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मोहन मिश्र से बात की है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। पर्यावरण मंत्रालय की जीईएसी ने जीएम मस्टर्ड के कमर्शियल रिलीज को मंजूरी दी है। मेरे साथ ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान संघ के मोहिनी मिश्रा। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये एक बड़ी गड़बड़ी वाला मामला है, चलता है। ये जीएम सरसों वाला मामला कई सालों से बीच बीच में इसको चर्चा में लाना, उसके बाद कोई कोशिश करना, ऐसा कोशिश होता रहा है। अभी जबकि माहौल देश में अलग है, इस बीच में किसी को ना बताते हुए, किसी के चर्चा ना करते हुए, साइंटिफिक एविडेंस हाथ में ना अभी तक भी नहीं है जीएसी के पास, फिर भी ये कैसे इसको अनुमति दे रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये कहीं कोई सौदाबाजी तो नहीं चल रहा है, कहीं भी देश के किसान इसमें परेशान होगा। ये जो जीएसी जिस आधार पर इसको अनुमति दे रहा है, जिस वैज्ञानिक ने इनको विकसित किया है, वो पहले बोले कि ये नेशनल एवरेज से अधिक उपज दे रहा है। जब पूछा गया कि इसमें अधिक उपज वाला जीन डाला गया क्या, नहीं, फिर उसमें भागते गए। फिर बोले कि हम एक मेल स्टेराइल वेराइटी बनाना, पैरेंटल लाइन बनाना चाहते हैं। फिर आगे चलकर इसको एसटी सरसों करके बता रहे हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंट करके बता रहे हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है, कोई भी स्वच्छ रूप से सीधे तौर से क्या है पता नहीं रहा है। अब आपकी आगे क्या मांग है इस फैसले के बाद? इसको तुरंत रिवोट होना चाहिए। अगर जीएसी इतना ताकतवर संगठन है, हमको लगता है कि वो ये कैसे काम कर रहा है उसके बारे में इंक्वायरी होना चाहिए। कहीं ईडी आईटी भी जीएसी के मेंबर के ओर जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से उनका जो एक्टिविटीज है वो संदेह में है, इसलिए उनका स्कैनिंग जरूरी है। आपको लगता है ये फैसला वापस लेना चाहिए सर? ये फैसला तो पहले सरकार उसको रिजेक्ट करे और जीएसी को बुला के सारी स्टेक होल्डर से बात करे। ये कोई ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई गाड़ी निकाला खराब हो गया वापस कर लिया, ऐसा विषय नहीं है। इसमें कंटामिनेशन की बात है। इसमें जो मेल स्टेराइल वाला मामला है उसमें क्या है, हनी भी हम चाहते हैं देश में इधर मोदी जी बोल रहे हैं हनी करो, शहद उत्पादन करो, एक्सपोर्ट करेंगे। इधर ये सारी हनी बी के ऊपर खराब प्रभाव डालने वाला व्यवस्था है, ये कैसे चलेगा? तो ये जो जीएसी का जो ये रोल है, इसको रोकना चाहिए और जीएसी माफी मांगते हुए इसको वापस करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से मेरे कैमरा सहयोगी पवन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा के सूरजकुंड में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान में कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा राज्य को दिया गया है, लेकिन अब तकनीक के बढ़ावे के साथ कई ऐसे कानून भी अस्तित्व में आए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। सीमा रहित अपराधों का मुकाबला करने के लिए हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब सभी राज्य मिलकर इस पर चिंतन करें और रणनीति बनाएं। उन्होंने कहा कि 2024 तक सभी राज्यों में एनआईए की शाखाएं खोल दी जाएंगी। मुख्यमंत्री हरियाणा एनआईए को पंजाब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्र अधिकार देने का काम भी किया गया है और आतंकवादी से विचारधारा से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी एनआईए को दिया गया है। और हमने तय किया है 2024 तक देश के सभी राज्यों में एनआईए की शाखाओं को स्थापित कर एक दृढ़ आतंकवाद विरोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे। और एक ब्रेक के बाद अब महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर मिलेगी मैच फीस। क्रिकेट की दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है। महिला क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है और इसलिए काफी बड़ा है ये दिन। बीसीसीआई ने ये ऐलान किया है कि अब से महिला क्रिकेटरों को मेंस टीम के बराबर ही मैच फीस मिलेगी। यानी अब तक जो महिला क्रिकेटर हैं उन्हें पुरुष क्रिकेटर के मुकाबले मैच खेलने की फीस कम मिलती थी। पुरुषों की तरह अब महिला क्रिकेटरों को टेस्ट के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और अंतर्राष्ट्रीय T20 के लिए
3 लाख रुपए की रकम मिलेगी। महिला क्रिकेट में इसे लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है, लेकिन आखिरकार आज बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि महिला और पुरुष क्रिकेटरों की मैच फीस में अब कोई असमानता नहीं रहेगी। महिला पुरुष क्रिकेटरों की मैच फीस जो है वो बराबर होगी। जय शाह ने ये ट्वीट भी किया है और लिखा है कि भेदभाव से निपटने के बीसीसीआई के पहले कदम का ऐलान करते हुए मुझे खुशी हो रही है। हम हमारी महिला क्रिकेट टीम के अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए बराबरी के वेतन को लागू कर रहे हैं। महिला और पुरुष दोनों क्रिकेटर्स के लिए मैच फीस समान होगी जब हम क्रिकेट में लैंगिक समानता के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने क्रिकेट अकेडमी में कुछ महिला क्रिकेटरों से इस बारे में बात की है। बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें अब मैच फीस जो है महिला क्रिकेटर और पुरुष क्रिकेटर दोनों के लिए बराबर कर दिए गए। यानी टेस्ट मैच के लिए 15 लाख मिलेंगे, ओडीआई के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख। यहाँ पे कुछ बच्चियां हैं जो कि प्रैक्टिस कर रही थी, इन सबसे पूछते हैं। आप बताइए, आपको क्या कहना है बीसीसीआई के इस निर्णय से क्रिकेट के बारे में? अच्छा डिसीजन लिया, बस ये है। जी, आपको लगता है लड़कियां प्रेरित होंगी, पेरेंट्स जो हैं भेजेंगे लड़कियों को? अभी तक तो इतना था नहीं, कंपटीशन धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा था। जैसे जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में गेम डेवलप होने लगा था, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी थी लड़कियों को, तो उसी हिसाब से ये तो बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए, और जो स्पेशली जो लड़कियां खेल रही है उनके लिए आगे जाके काफ़ी अच्छा है। I mean, पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा भेजेंगे, सपोर्ट करेंगे, एंड उनको ये नहीं लगेगा कि अपने बच्चे मतलब स्पोर्ट्स में ही रह रहे हैं, वो अपना पूरा दे पाएंगे एंड ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा इन अ वे। आईपीएल भी होने वाला महिलाओं का, उसके लिए आप लोग एक्साइटेड हैं? हाँ बिल्कुल, अभी आने वाला 5 टीम्स का है अगले साल से, अगले साल है, बिल्कुल एक्साइटेड है। कहा जाता है कि जो महिला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो अच्छा हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो टीम है और इंग्लैंड की महिला टीम है, वो उसमें बड़ा योगदान रहा है। जो वहाँ पे T20 फॉर्मेट में जो BBL होता है वो खेला जाता है, उसके लिए आपको लगता है कि T20 जो यहाँ पे महिलाओं का जो IPL होगा वो काफ़ी कुछ बदलेगा? हाँ, बहुत डिफरेंस है बिग बैश लीग और IPL में पैसों के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा देते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ करी है, इक्वल रखा है लड़की लड़कों को, और इससे और भी लड़कियाँ आएंगी खेलने, और भी लड़कियाँ आएंगी। पेरेंट्स क्या आपको लगता है मोटिवेट होंगे कि हमारी बच्चियाँ भी जाएंगी तो पैसे के मामले में पीछे नहीं रह पाएंगी यदि आगे खेलती हैं तो? हाँ, पेरेंट्स मोटिवेट होंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आ पाएंगी खेलने के लिए। लड़की आ पाएंगी। आईपीएल से क्या फ़र्क पड़ेगा जो लड़कियों का आईपीएल हो रहा है? आईपीएल से चांसेस और बढ़ेंगी और कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जो बीसीसीआई ने ये निर्णय लिया है, दोनों की फीस बराबर कर दिया, अब लड़का लड़की के क्रिकेट में कोई फ़र्क नहीं है? सही किया इन लोगों ने। अब मतलब लड़कियां मतलब और आएंगी और अपॉर्चुनिटीज और मिलेंगी। क्या गोल है आपका, किस लिए खेलना चाहती हैं? इंडिया खेलना है। इंडिया के लिए। आईपीएल भी खेलना चाहेंगी? हैं? उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बहुत। ये रिवार्ड कैसा रहेगा यदि लड़कियों को आगे लाना है तो बीसीसीआई का ये बहुत अच्छा होगा, स्पॉन्सर भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिलेंगे, बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा। हाँ, आपका क्या गोल है? मेरा गोल है एक्चुअली हाईएस्ट लेवल ऑफ द गेम खेलना है, हाईएस्ट लेवल पे तो इंडिया ही खेलना है मेनली, तो एंड गोल वही होगा। बहुत सारे लोग इंडिया नहीं खेलते हैं लेकिन आईपीएल में खेल के भी नाम कमाते हैं। हाँ बिल्कुल, उधर से अगर वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया तो फिर आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बेशक वो BBL है या 100 है जो इंग्लैंड में होता है, तो बिल्कुल। आपको लगता है कि महिलाओं के लिए काफ़ी भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं महिला क्रिकेटरों के लिए, और बीसीसीआई के इस निर्णय के बाद और भी अच्छा होगा? यदि इंडियन टीम में आप नहीं जा पाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। हाँ सर, अब तो अपॉर्चुनिटीज़ मतलब इतना ओपन होने लग गया है, क्योंकि क्या है कि पहले क्या होता था कि इंटरनेशनल खेल लो चाहे डोमेस्टिक खेल लो, अपार्ट ऑफ दैट ऑल्सो मतलब कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा बेसिकली। तो अभी क्या है कि इतना प्रोफेशनलिज्म हो गया है कि मेंस और वुमेन्स में इक्वल पे हो गया है, तो एटलीस्ट करियर बन जाएगा वुमेन्स का कि ठीक है अब इतना हो जाएगा सेटलमेंट की फ्यूचर में भी दे कैन प्लान समथिंग एल्स।
If not cricket, then also you can do something else. सर डेफिनेटली इससे वुमेन क्रिकेट को एक अपलिफ्टमेंट मिलेगी और जब से बीसीसीआई ने टेक ओवर किया है वुमेन क्रिकेट को, सो डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है। एक्चुअली एक मोटिवेशन भी ज़रूरी था। पहले जैसे गर्ल्स खेलती थी तो इतना फ़ी नहीं था और कहीं ना कहीं गर्ल्स सफ़र भी करती थी, इक्विपमेंट अरेंज नहीं होते हैं, कई बार पेरेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं कि हर बच्चा लड़का या लड़की रिच हो, एक मोटिवेशन है और अभी भी बहुत काफ़ी स्कोप है गर्ल्स का और डे बाय डे मोटिवेशनल उसमें इंक्रीज ही हो रहा है। आपको लगता है पेरेंट ज़्यादा अपनी बच्चियों को भेजेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल लगता है। अभी एक्चुअली यहाँ पे एक टैलेंट हंट हुआ था, उसमें नियर बाय 300 गर्ल्स थी। तो इतना टैलेंट हम लोगों ने भी पहली बार देखा और अब जो आज न्यूज़ आया है तो विल थैंक्स टू बीसीसीआई, दे आर प्रमोटिंग गर्ल्स। जो बहुत गरीब बच्चे आते हैं तो उन लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा खेलने के लिए और अपना स्टैंडर्ड ऑफ हमारे क्रिकेट का सुधरेगा उसमें, क्योंकि और बच्चे इन्वॉल्व होंगे, कंपटीशन होगा। तो जैसे हमारी टीम अभी भी हम लोग जिस तरह पे पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये उनको और आगे लेके जाएगी।